हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुणेश अवस्थी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सा टॉपिक आज लेकर आए हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटर वालों बच्चों के लिए, और ये जो है वो बीएससी वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं बीबीटी। क्या शॉर्ट में बोलते हैं? बीबीटी बोलते हैं। हिंदी में इसे हम क्या कह सकते हैं? हिंदी में इसे बोलेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या कहेंगे? संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग संयोजी बंध इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। संयोजी बंध सिद्धांत। संयोजी बंध सिद्धांत के नाम से भी इसे जानते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसे देखो, इसमें बताया गया कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उपसहसन यौगिकों के लिए। इसका जो प्रतिपादन किया था वो लीनियस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया, और 1931 में किया। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन लीनियस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने 1931 में किया। इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग पॉलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर बताया गया कि इस सिद्धांत में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उप सहसंयोजन यौगिकों की स्ट्रक्चर को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण के आधार पर आसानी से समझाया गया है। तो इस सिद्धांत के कुछ मूल बिंदु हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसा पहला है कि मतलब केंद्रीय जो हम लोगों का संकर कंपाउंड्स होता है, यानी कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हाइब्रिड ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है, जो लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बनाने में हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये हमारा पहला पोस्टुलेट था इस बीबीटी का। दूसरा देखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम N-1D या NS या NP या ND, N-1D, NS, NP या ND ऑर्बिटल का उपयोग हाइब्रिडाइजेशन में कर सकता है। ठीक है, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है संकर यौगिक का या उपसहसन यौगिक का, उसके संकरण करने के लिए वो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज कर सकता है? N-1D कर सकता है, NS कर सकता है, NP कर सकता है और ND कर सकता है। तथा विभिन्न हाइब्रिडाइजेशन के कारण जब इस तरीके के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? विभिन्न प्रकार का हो जाएगा। तो विभिन्न हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसकी ज्यामिति मतलब उसका स्ट्रक्चर समतली वर्गाकार हो सकता है, चतुष्फलकी हो सकता है, अष्टफलकी हो सकता है, रेखीय हो सकता है। इस आधार पर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर उस यौगिक का
स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हम कुछ देखते हैं, कुछ हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स दिए हैं, उन टाइप्स के आधार पर किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या स्ट्रक्चर हो सकती है। अगर किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में sp संकरण आ रहा है, कौन सा हमने लिखा है sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो उस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी कम्प्लेक्स कंपाउंड की वो रेखीय होगी। कैसी होगी बच्चों? रेखीय होगी। अगर sp2 संकरण आ रहा है तो उसकी आकृति त्रिकोणीय समतली होगी। अगर DsP2 आ रहा है, अगर DsP2 आ रहा है या sp2d आ रहा है तो इन दोनों केस में उस कम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी वो समतली वर्गाकार होती है। अगर किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में sp3 संकरण आता है तो उसकी संरचना चतुष्फलकी होती है, जिसे हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं। और अगर DsP3 संकरण आ रहा है, DsP3 संकरण आ रहा है तो उसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय भी हो सकती है और वर्गाकार पिरामिडीय भी हो सकती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, ये दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, DsP3 एंड sp3d2। तो अगर किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में DsP3 से हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा यानी कि संकरण होगा तो उस कम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी वो हमेशा अष्टफलकी होगी। और अगर sp3d2 आ रहा है तब भी उस कम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी होगी? तब भी उसकी कैसी होगी? अष्टफलकी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर D2sp3 है तो वो जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। और अगर sp3d2 है तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं अभी इन्हें आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप लोगों को कायदे से पढ़ना है और अभी आगे और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पास्टुलेट में बताया गया यानी मूल बिंदु में बताया गया, मुख्य बिंदु में, कि जो संयोजी कोष होता है, संयोजी कोष का मतलब होता है लास्ट कोष। लास्ट कोष में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो कभी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, अर्थात बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। अगला है यदि कम्प्लेक्स आयन या मॉलिक्यूल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कैसे हो? अनपेयर्ड मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके जोड़े ना हो, ठीक है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तब वह हमेशा कैसा होगा? तब वह यौगिक जो होगा वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, अर्थात अनुचुंबकीय होगा। यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं यानी कि हम कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो हमेशा डाईमैग्नेटिक अर्थात प्रतिचुंबकीय होता है। पाँचवा देखते हैं प्रबल लिगेंड्स मतलब स्ट्रांग लिगेंड्स जैसे CN-, CO आदि। मतलब प्रबल लिगेंड्स किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में होते हैं तब ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, अर्थात ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा बनता है, युग्मन होता है, वो हुंड के नियम के विरुद्ध होता है। कैसा होता है बच्चों? हुंड के नियम के विरुद्ध होता है। ये तब होगा जब किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रबल लिगेंड्स हो। क्या हो? प्रबल लिगेंड्स हो, यानी प्रबल लिगेंड्स होने पर हुंड के नियम का पालन नहीं होता है। लेकिन जब दुर्बल लिगेंड्स होते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है वो हुंड के नियम के अनुसार ही होती है, अर्थात हुंड के नियम का पालन होता है। यानी हम कह सकते हैं अगर प्रबल लिगेंड्स है तो हुंड के नियम का पालन नहीं होगा, और अगर दुर्बल लिगेंड्स है तो हुंड के नियम का पालन होता है। जैसे कुछ लिगेंड्स हैं, जैसे हमने कुछ यहाँ पर लिगेंड्स मेंशन कर रखे हैं, जैसे CN-, CONH3, EN मतलब एथिलीन डाइअमीन, ठीक है, और NCS, ये हम लोगों के कैसे लिगेंड्स हैं? ये हम लोगों के प्रबल लिगेंड्स हैं। कैसे हैं? प्रबल लिगेंड्स हैं, मतलब स्ट्रांग लिगेंड्स हैं। और जो F-, Cl-, Br-, I-, OH- H2 ये हम लोगों के वीक लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के वीक लिगेंड्स हो गए। छठा पॉइंट देखते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। हम जानते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके सेंट्रल मेटल एटम के पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए N-, D, NS, NP या
एनडी ऑर्बिटल उपलब्ध होते हैं। जैसा कि अभी हमने पहले बताया था, किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए N-D, NS, NP एंड एनडी ऑर्बिटल उपलब्ध होते हैं। लेकिन देखो इसमें दो कंडीशन है। यदि हाइब्रिडाइजेशन में भीतरी मतलब अंतःकोश के यानी कि N-1 के डी ऑर्बिटल प्रयोग होते हैं, तब जो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, याद रखना हमेशा, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हमेशा कैसी होगी? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो पेयरिंग होगी वो हुंड के नियम के विपरीत होगी। हुंड के नियम के विपरीत होती है, इसीलिए इन्हें हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अगर अब देखो दूसरा, अगर क्या हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन में बाह्य कोश मतलब बाहरी कोश के डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, डी ऑर्बिटल अगर भाग लेते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाती है। ऊपर वाले केस में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसीलिए इन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो जो हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं, जैसे Fe(CN6-4) एंड CONS3 का होल 6+3। तो इनके हमने आप लोगों को IUPAC नाम तो बताए थे किस टाइप के होते हैं। क्या बताए थे? IUPAC नाम बताए। तो इसका नाम देखो क्या होगा? हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, और इसका हो जाएगा हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इसका क्या हो जाएगा? फिर से देख लो, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन और हेक्साअमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। तो ये जो दो उदाहरण हैं ये किस टाइप के हो जाएंगे? इनमें प्रबल लिगेंड्स है। कौन सारे लिगेंड्स है? प्रबल लिगेंड्स है। तो ये हमारे कैसे हो गए? ये हमारे हो गए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गए। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो हमारे नीचे वाले हैं, मतलब FeH2O का होल 6+3 एंड COF6-3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन। और इसका क्या हो जाएगा? हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड आयन। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे हाई स्पिन। कैसे हो जाएंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को अभी मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये कुछ पास्टुलेट थे BBT के। अभी कुछ पास्टुलेट और हैं जिनके आधार पर देखते हैं। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि सातवां हमारा पास्टुलेट है कि अगर किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रबल लिगेंड्स है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जैसा कि अभी बताया था। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दुर्बल लिगेंड्स होता है तो उसे हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये क्या, अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रबल होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर दुर्बल लिगेंड्स होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अर्थात इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये तो थी मतलब BBT के मूल बिंदु थे जिनके आधार पर BBT को समझाया गया है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ BBT, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशन में पढ़ना है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशन पढ़ने के लिए इसमें आपने क्या जाना अभी तक कि इसकी सहायता से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, और उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन, और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तथा उसके चुंबकीय गुण की व्याख्या। चुंबकीय गुणों में हम केवल
पैरामैग्नेटिक एंड डाई मैग्नेटिक गुणों की व्याख्या को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये हैं बीबीटी के कुछ बीबीटी के एप्लीकेशन हैं जिन्हें हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। अब जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि बीबीटी के आधार पर अब हम लोग बीबीटी के आधार पर कुछ पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कुछ देर के लिए थोड़ा वीडियो रुक गया था। तो बीबीटी के आधार पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बीबीटी के आधार पर NiCO4-2 की क्या बतानी है, की स्ट्रक्चर बतानी है एंड इसके चुंबकीय गुण बताने हैं। कौन से गुण? चुंबकीय गुण की एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चुंबकीय गुण का एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो हम जानते हैं कि इसका जो नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा साइनो निकलेट, टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड आयन। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा संक्षेप में समझा रहे हैं इसमें क्या है, लेकिन बातें सारी आपको समझ में आएंगी अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया तो। अब इसमें क्या है, जो Na है वो तो हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। क्या हो गया? केंद्रीय धातु परमाणु कह सकते हैं या हम लोग आयन कह सकते हैं। ठीक है, तो Na क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। और जो Cn है, कितने Cn है? 4 है, 4 Cn माइनस है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे लिगेंड्स। और लिगेंड्स किस टाइप के हैं? तो आप कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। तो ये हमने जाना। तो हम जानते हैं कि Na जो होता है, Na का परमाणु क्रमांक 28 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। क्या आएगा? 3d8 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 3d8। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप जानते हैं कि डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हो गया हमारा 3d। ये हम बना रहे हैं 4s, 4s में 2 है। अब है क्या? अब आपका यौगिक क्या है? NiCN4-2 है। तो इसमें जो Na होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेज में होगा। तो यानी कि Na से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d8, यानी कि 26 बचे। 2 10 12 18 और 8 26। अब अगर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, 5 ये हमने बना लिया 3d, ये हम बना रहे हैं 4s। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ये तो हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। क्या हो गई? ग्राउंड स्टेज। अगर इसकी हम एक्साइटेड स्टेज देखें, एक्साइटेड स्टेज देखें तो क्या होगा? अब आप जानते हैं कि जैसा हमने बताया कि जो प्रबल लिगेंड्स होते हैं वहाँ पर हुंड के नियम का पालन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 5 6 7 और ये 8। यानी कि एक्साइटेड स्टेट में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया? यहाँ आ गया। तो ये तो हो गया 3d। कैसा हो गया? 3d। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? 4s बनाएंगे और फिर हम 4p बनाते हैं। p में कितने होंगे? ऑर्बिटल
उपलब्ध कराने होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास लिगेंड कितने हैं, 4। तो एक हम CN इसके साथ जोड़ देंगे, CN माइनस, एक CN इसके साथ, एक CN इसके साथ, तो एक CN माइनस बोलते हैं, ठीक है। अब CN क्या कर रहा है, इस ऑर्बिटल को एक लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कर देंगे। तो जो ऑर्बिटल हमें दिख तो रहे हैं खाली, मतलब ऑर्बिटल हमें तो खाली दिख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में मतलब खाली नहीं, क्योंकि CN जो है यानी लिगेंड जो है इसे लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर DS और P2 ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर संकरण क्या आ गया, DsP2 संकरण आ गया। अब इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, अभी हमने पीछे क्या बताया था, संरचना कैसी हो जाएगी, वर्गाकार। कैसी हो गई, वर्गाकार हो गई। संरचना कैसी हो गई, वर्गाकार। और वर्गाकार किस टाइप की, समतलीय वर्गाकार। यानी कि हम आगे लिख सकते हैं समतलीय वर्गाकार। संरचना कैसी हो गई, समतलीय वर्गाकार। अब हम संरचना किस टाइप से मेंशन कर सकते हैं, संरचना हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, Ni ये हो जाएगा CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस एंड CN माइनस, और इधर हो जाएगा -2। तो इस तरीके की इसकी संरचना बनेगी। अब CN क्या है, लिगेंड्स है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कर देंगे, अर्थात एक एक लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस तरीके की ये संरचना हो जाएगी। अब इसके यानी कि इसकी संरचना पता चल गई। अब हम क्या देखते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम चुंबकीय गुण बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसा नहीं है जो अनपेयर्ड हो, अर्थात हर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो ये जो यौगिक होगा तो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा डाई मैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, अर्थात प्रचुंबकीय हो जाएगा। तो जैसे फिर से एक बार समझ लें कि NiCN4 - 2 का जो IUPAC नाम होगा वो टेट्रासाइनोनिक्लेट थर्ड आयन होगा। इसकी हमें स्ट्रक्चर एंड चुंबकीय गुण को बताना, तो हम जानते हैं कि Ni केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, और 4 CN हैं जो कि लिगेंड्स हैं, वो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। Ni का परमाणु क्रमांक 28 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो इस तरीके की हमें अवस्था मिली। जब NiCN4 - 2 में Ni जो होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। उसकी जब हम ग्राउंड स्टेज बनाएंगे तो ये उसकी ग्राउंड स्टेज आएगी। जब हम एक्साइटेड स्टेज बनाएंगे तो ये जो वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वाले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। क्यों, क्योंकि CN एक प्रबल लिगेंड्स होता है। CN प्रबल लिगेंड्स होने के कारण ये हुंड के नियम का पालन ना करके ये 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है। तो एक्साइटेड स्टेज में D ऑर्बिटल, जो D कक्षक है, D सेल है, उसका एक D ऑर्बिटल खाली है, और 4s एंड 4p। तो 4p के 2 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल और d का 1 ऑर्बिटल, यानी DsP2 टाइप का संकरण आया। DsP टाइप का संकरण जिन यौगिकों में होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग उन्हें वर्गाकार समतलीय कहते हैं। अर्थात यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अनपेयर्ड नहीं है, तो इसलिए डाई मैग्नेटिक है। इसी प्रकार आप लोग अब BBT के आधार पर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, PTCN का होल 4 - 2 की संरचना और चुंबकीय गुण की व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसी आधार पर आप क्या कर सकते हैं, PTCN4 - 2 आयन की, यानी कि टेट्रासाइनो प्लेटिनेट
सेकेंड आयन की आपको क्या करना है, आपको जैसा इसमें क्या था मतलब स्ट्रक्चर एंड इसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या की, तो इसी आधार पर इसकी भी कर सकते हैं। आइए और थोड़ा एक उदाहरण और देखते हैं, एक उदाहरण से और समझते हैं, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में पूछता है कि बीबीटी के आधार पर FeCN6-3 आयन की संरचना और इसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि हम पहले वाले वीडियो में आपको बता ही चुके हैं, जो IUPAC नॉमेनक्लेचरिंग हमें करनी होती है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, मतलब हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन हो गया। अब यहाँ पर Fe जो है, कौन Fe है, ये कौन सा, ये है सेंट्रल यानी कि हमने C से प्रेजेंट किया, मेटल यानी M, और एटम यानी कि A, या ये आयन है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल आयन है। Cn क्या है, Cn यहाँ पर लिगेंड्स होगा, और लिगेंड्स यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। किस टाइप के हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ Cn जो है वो प्रबल लिगेंड्स है। तो प्रबल लिगेंड्स होने के कारण ये क्या करेगा, प्रबल लिगेंड्स होने के कारण ये 3D ऑर्बिटल में हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉन की क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। चलिए देखते हैं। तो जो Fe होता है परमाणु क्रमांक 26 है। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाखूबी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, अगर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो जो, और यहाँ पर 3D6, ठीक है, 3D6 10 2 4 10 12 18 20, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए। तो डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। 4s में कितने हैं, 2। ठीक, ये तो हो गया हमारा 3D, ये हो जाएगा हमारा 4s। अब जो FeCN6-3 है, इसमें जो Fe होगा वो Fe जो होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेज में होगा, अर्थात यहाँ पर Fe+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d5 होगा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इसकी हम ग्राउंड स्टेज बनाकर देखते हैं। इसकी हम क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेज बनाकर देखते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ग्राउंड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, हुंड के नियम का पालन करते हैं। ठीक, 4s है ही नहीं हमारे पास। ये तो हो गई इसकी ग्राउंड स्टेज, यानी कि हमने GS से लिख दिया। अब देखते हैं इसकी जो एक्साइटेड स्टेज होगी, 1 2 3 5 हमने ऑर्बिटल बना लिए। अब ये हो गई एक्साइटेड स्टेज, यानी कि ES। आप जानते हैं कि Cn जो होता है प्रबल लिगेंड्स होता है, ये 3D ऑर्बिटल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया हमारा 4s, और ये हमारा हो जाएगा 4p। अब आप देखें, अब इसने पेयरिंग तो की, लेकिन D में अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसमें, अब हमारे पास लिगेंड कितने, 6 हैं। तो एक यहाँ पर Cn माइनस, ACN माइनस, ACN माइनस, ACN माइनस, ACN माइनस, तो कितने हो गए, 5 हो गए, और ये Cn माइनस। तो इस प्रकार यहाँ पर अब Cn क्या कर रहा है, Cn इस ऑर्बिटल को, खाली ऑर्बिटल को एक एक लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो दिख तो रहे हैं खाली, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे होंगे। किस तरीके से, इस तरीके से सारे सब में भरे होंगे। तो यहाँ पर D के 2 ऑर्बिटल यानी D2 S1 एंड P3। तो यहाँ पर कौन सा संकरण आया, DsP3 संकरण आया। तो DsP3 संकरण आया, शुरुआत में हमने आपको कहा था जब DsP3 संकरण आता है तो संरचना हमेशा ऑक्टा
हेड्रल होती है। कैसी होती है? ऑक्ट्राहेड्रल होगी। और ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा किस टाइप का होगा? ये कम्प्लेक्स कंपाउंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर हमें मालूम चल गई। स्ट्रक्चर अच्छा इसकी बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। या फिर तो केंद्रीय धातु परमाणु है। ये हो गई इसकी संरचना। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर। ये हो गई इसकी संरचना। तो इसकी संरचना कैसी हो गई? ऑक्टाहेड्रल हो गई। तो यहाँ पर प्रबल लिगेंड्स होने के कारण इसने 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की जो कि हुंड के नियम के विपरीत हुई। लेकिन फिर भी इसमें क्या है? फिर भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ये जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं? इस आधार पर आप लोग CrNH3 का होल 6 और +3, ठीक है, इस आधार पर आप लोग इसी की तरह करना है। इस आधार पर आप लोग क्या कर सकते हैं? CrNH3 का होल 6 +3 यानी कि इसका नाम क्या होगा? हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3, ठीक है, कि आप स्ट्रक्चर बता सकते हैं और इसमें मतलब इसके चुंबकीय गुण को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन बची हैं। हालांकि बीबीटी ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन कुछ इसकी भी लिमिटेशन है। कुछ लिमिटेशन है बीबीटी की जिन्हें हम लोग बोलते हैं बीबीटी की कमियां अर्थात बीबीटी की सीमाएं। तो इस सिद्धांत ने बहुत सी परिकल्पनाएं दी। तो ज़्यादातर क्या है वो जो कि कैसी हैं? त्रुटिपूर्ण हैं। जो कि कैसी हैं? त्रुटिपूर्ण हैं। ठीक है, यह पदार्थ के चुंबकीय गुणों के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं देती है। यह पदार्थ के चुंबकीय गुणों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं देती है। इसके अकॉर्डिंग क्या बताया था? इसके अकॉर्डिंग पदार्थ पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, अर्थात पदार्थ प्रतिचुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है। कुछ यौगिक सक्रिय हैं, कुछ अक्रिय हैं। कुछ यौगिक मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड सक्रिय हैं, कुछ अक्रिय हैं। लेकिन यह सिद्धांत इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं देता है। अगला है प्रबल व दुर्बल लिगेंड्स के मध्य यह सिद्धांत कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। यह कम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर की व्याख्या नहीं करता है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब ठीक है, तो ये आपकी बीबीटी कंप्लीट होती है। बीबीटी के क्या पास्टुलेट हैं, क्या एप्लीकेशन है, क्या उसकी लिमिटेशन है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट लिखा है कि यह कम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर का एक्सप्लेन नहीं करती है। कम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर का एक्सप्लेन CFT करती है। कौन सी? CFT। तो बहुत जल्द CFT पर भी वीडियो बनेगा जिसे हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। आप पूरा वीडियो देखें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।